अच्छा, अब जो है ग्रुप, हमें बोरोन और कार्बन के जो प्रॉपर्टीज, बोरोन और कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो स्टडी करेंगे, स्पेशली बोरोन की। मैंने अभी तुम्हें बता दिया इसके अंदर बताया मैंने अभी, एटॉमिक रेडियाई बता दिया, एटॉमिक रेडियाई बता दिया दोनों के केस में, और साथ में एक उससे रिलेटेड इनर्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट था, इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो भी बता दिया है। सही ना, साथ में रिलेटेड किया था इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो उसको भी हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट नोट करेंगे अभी। नेक्स्ट अब इसके अंदर जो टर्म है, नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे इसके अंदर अब आगे, बोरोन से रिलेटेड। मैंने अभी वो सारा डिटेल ले लिया बोरोन से रिलेटेड। जैसे बोरोन जो होता है स्पेशली, बोरोन नॉन मेटेलिक सॉलिड है, बोरोन नॉन मेटेलिक नेटवर्क सॉलिड है। बोरोन क्या है? नॉन मेटेलिक नेटवर्क सॉलिड, नॉन मेटेलिक नेटवर्क सॉलिड है, और इसका स्ट्रक्चर का नाम दिया गया है स्पेशली, स्ट्रक्चर का नाम है इसके आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर, आइकोसाहेड्रन, आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर 12 कॉर्नर्स हैं, जहां पे 12 वर्टिसेस होंगे, 12 पॉइंट्स पे क्या होगा, 12 कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट होगा? बोरोन। 12 कॉर्नर्स पे बोरोन प्रेजेंट होगा, प्लस 20 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस बोलते हैं। 20 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे इसके अंदर, 20 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, और बोरोन इस केस में 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, स्ट्रक्चर में अपने 5 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है बोरोन। तो आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर है, आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है इसका, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ इसका, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें B12 की यूनिट्स होती हैं, B12 की यूनिट्स होती हैं बहुत सारी, B12 यूनिट्स, इसके स्ट्रक्चर में B12 यूनिट्स होती है। तो कैसे होती है, एक बार मैं थोड़ा सा ना एक इसका डायग्राम बता रहा हूँ ताकि तुम्हें क्लियर रहे, इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं बोरोन का। तो बोरोन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे है, इस तरीके से बोरोन, जिसके अंदर बोरोन बनाएगा 5 बॉन्ड्स, ये बना दिया इसमें, फिर अंदर बोरोन आ जाएगा इसमें, बोरोन, 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 ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद अब जो बोरोन होंगे वो इस तरह से लिख होंगे, ध्यान देंगे, अब जो बोरोन होंगे एटम्स, वो इस तरह से लिख होंगे, 5 बॉन्ड जो बनेंगे इसके, 1 2 3, दूसरा 1 2 3, तीसरा 1 2 3, ये 1 2 3, 1 2 और ये 3, 1 2 और ये 3, ये स्ट्रक्चर बना है इसका। ये इसका स्ट्रक्चर है जिसमें 20 ट्रायंगुलर फेसेस होंगे, और 12 इसके अंदर क्या होंगे? कॉर्नर्स होंगे, 12 कॉर्नर्स होंगे, B12 की यूनिट्स होंगी, B12 की यूनिट्स तुम्हें दिख रही है इसके अंदर, B12 की तुम्हें यूनिट्स इसके अंदर दिख रही होंगी, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर आता है इसका, और ऊपर भी दिखा दे रहे हैं बैलेंस, ये B12 की यूनिट्स होती है, B12 की यूनिट्स होती है, 5 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। बोरोन इज बॉन्डेड टू 5 बोरोन एटम्स थ्रू 3C2E बॉन्ड्स, और इसमें 3C2E बॉन्ड्स होते हैं, ये क्या होते हैं मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, ये 5 बॉन्ड्स एक्चुअली बना कैसे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड होता है, इसकी डिटेल लूंगा मैं बाद में। 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स होते हैं इसके अंदर। ये बोरोन का स्ट्रक्चर है आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर, आइकोसाहेड्रन स्ट्रक्चर विद 12 कॉर्नर्स, 12 कॉर्नर्स मींस 12 बोरोन एटम्स एंड 20 ट्रायंगुलर फेसेस, B12 की यूनिट्स होंगी इसके अंदर, B12 की यूनिट्स होंगी। एल्यूमिनियम का तुम्हें पता है वो मेटेलिक सॉलिड है, वो क्या है? मेटेलिक सॉलिड है, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, बहुत अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक, जो भी तुम वायर्स देखोगे, जितनी भी वायर्स देखोगे जो बाहर होती है, हाई टेंशन की वायर्स जो होती हैं वो सारी एल्यूमिनियम की बनी होती है। एल्यूमिनियम बहुत अच्छा कंडक्टर है, फिर भी पानी पानी इसको इफेक्ट नहीं कर पाता है। पानी इसको क्यों इफेक्ट नहीं कर पाता है? बोरोन मैंने बता दिया, बोरोन का स्ट्रक्चर है, पानी जो है वो इसको इफेक्ट क्यों नहीं कर पाता है एल्यूमिनियम की वायर्स को। जितनी भी हाई टेंशन की वायर्स हैं वो एल्यूमिनियम की होती हैं, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर प्रोटेक्टिव क्या बनती है? एक ऑक्साइड लेयर, एक ऑक्साइड लेयर ये बनती है, सही है। तो ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर से, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। और स्पेशली प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर जो मेटल्स हैं कौन कौन से हैं जिनमें बनती है?
ये इसको याद कर लेना जरूर, ये याद कर लेना जरूर। और भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि और नहीं है मेटल, और भी हैं प्रोडक्टिव ऑक्साइड जिनके ऊपर बनती है। और स्पेशली जो प्रोडक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है वो कंसंट्रेटेड, जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, उसमें बनती है। जैसे वो क्वेश्चन आता है कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स। क्यों, किस वजह से? क्योंकि इसके ऊपर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में आते ही क्या आ जाता है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है इसके ऊपर। इस वजह से इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर्स, एल्यूमिनियम कंटेनर्स पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसको। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। और ये वाले मेटल्स हैं इनके ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है। ये वाले मेटल्स हैं स्पेशली, ओ छोटा होना चाहिए वाला, जिनमें प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है। और भी है, टिन वगैरह भी है, बेरिलियम वगैरह, बेरिलियम मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर। बाकी इसमें जो लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स है उसमें भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, जब पूछते हैं ऑब्जेक्टिव्स में तो यही पूछते हैं। ये 6 जरूर ध्यान रखना। इसको इसको अगर याद करना है तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जैसे फेंको नहीं करारे आलू बेकार में, फेंको नहीं करारे आलू बेकार में, तो इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। इनके ऊपर क्या बनती है, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। 10th क्लास में तो बहुत पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये जो मैंने क्वेश्चन बोला, एल्यूमिनियम जो है, इस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को हम एल्यूमिनियम के कंटेनर्स में ले जा सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, फॉर्मेशन ऑफ बहुत प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। इसी तो एल्यूमिनियम की जो हाई टेंशन वायर्स होती है, बारिश होती है, सब कुछ होता है उसमें, पानी वगैरह तो आता ही है, मॉइस्चर तो आता ही है, फिर भी एल्यूमिनियम के वायर्स जो है उस पर फर्क नहीं पड़ता कोई। किस वजह से? क्योंकि एल्यूमिनियम के ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बनती है। तो ये एल्यूमिनियम के बारे में बता दिया मैंने थोड़ा सा, इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम, एल्यूमिनियम की रिएक्शन वाटर के साथ, वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मैंने सिंपल तुम्हें ये बता दिया कि एल्यूमिनियम इस तरह से एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। एल्यूमिनियम के नीचे आता है गैलियम। गैलियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स में क्वेश्चन आया हुआ इसका कि कौन सा एलिमेंट है। एक बिस्मुथ भी है, मेरे को थोड़ा सा डाउट है, थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि बिस्मुथ भी है, लेकिन गैलियम तो पक्का कंफर्म है कि, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गैलियम एक्सपैंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन, गैलियम एक्सपैंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन, ये ध्यान रखना इसके अंदर। गैलियम एक्सपैंड यानी गैलियम जो सॉलिड होगा, गैलियम सॉलिड जो होगा उसकी डेंसिटी कम होगी, जीए सॉलिड की डेंसिटी कम, जीए लिक्विड से, डेंसिटी की बात कर रहा हूं मैं, डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। जीए लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा, जीए सॉलिड की कम। और ऐसे ही सेम बिस्मिथ भी है, सेम बिस्मिथ भी है, उसको भी ध्यान रखना है। तो गैलियम का कंफर्म है, एक बार मेरे को थोड़ा सा कंफर्म करना पड़ेगा बिस्मिथ का भी। तो ये जरूर जानना है, एम्स का क्वेश्चन है, 2005 में आया था क्वेश्चन ये, गैलियम एक्सपैंड्स अपॉन सॉलिडिफिकेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गैलियम जो है ये 29 डिग्री सेल्सियस पे, ये वैसे सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, रूम जब पीक वाली समर होगा ना, पीक वाली गर्मी होगी, उस केस में ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उस केस में ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अदरवाइज गैलियम जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 29 डिग्री सेल्सियस। तो सॉलिड हुआ, रूम टेम्परेचर मानते हैं 25 डिग्री सेल्सियस को, तो रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड है। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको हमने हाथ में लेके मल भी दिया, रब कर दिया इसको, तो ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा इस तरह से। और गैलियम 29 डिग्री सेल्सियस पे है सॉलिड, इसका जो रेंज है लिक्विड रहने की, लिक्विड रहने की जो रेंज है ना, वो बहुत ज्यादा है इसका, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका, वो होता है 2400, याद रखना 2400 डिग्री सेल्सियस, 2403 डिग्री सेल्सियस, या 2676 केल्विन, 2676 केल्विन। तो इस इट इज लिक्विड, देयरफॉर ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या था, मेल्टिंग पॉइंट, और ये बॉइलिंग पॉइंट। यानी अब तुम खुद सोच के देखो, ये मेल्टिंग पॉइंट और ये बॉइल, डिफरेंस कितना जा रहा है इसमें, डिफरेंस कितना ज्यादा है इसके अंदर। यानी इट इज लिक्विड ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, गैलियम इज लिक्विड ओवर ए वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री। इसलिए ये यूज होता है हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में यूज होता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा है, इसलिए इट इज यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर, यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर्स। तो ये पॉइंट ध्यान रखना इसके अंदर, यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर बिकॉज इट इज लिक्विड ओवर ए वेरी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मैं एनसीईआरटी का एक एक वर्ड तुम्हें पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर, तो इसलिए तुम लोग भी पढ़ना, कोई भी पॉइंट स्किप ना हो एनसीईआरटी का एटलीस्ट। It is used in high temperature thermometry. It is used for measuring high temperature because it is liquid over a wide range of temperature. 29 डिग्री पे ये मेल्ट किया था, 29 डिग्री पे लिक्विड बना था, और कब तक लिक्विड रहा,
2403 डिग्री सेल्सियस था। तो इसलिए ये हाई टेम्परेचर थर्मोमेट्री में यूज होता है, यानी हाई टेम्परेचर को मेजर करने में यूज होता है इसका, गैलियम का। और गैलियम और इसका तो यूज मैजिशियन भी करते हैं, ये सुना भी होगा हमने, मैजिशियन यूज करते हैं कि एक स्टिक लिया उन्होंने, स्टिक को पानी में डालते हैं, कहते हैं स्टिक गायब हो गई। स्टिक को पानी में डाला और स्टिक गायब हो गई, कैसे पता लग गया ना तुम्हें? स्टिक को गर्म पानी में डालेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा, तो गैलियम क्या कर जाएगा, गैलियम वाली स्टिक जो थी वो मेल्ट कर जाएगी और वो गायब हो जाएगी। तो इस तरह से मैजिशियन भी इसको यूज करते हैं, सही ना। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये सारी बातें जो बताई हैं इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे इसको, सब नोट जरूर बनाते रहना साथ साथ। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब मैंने तुम्हें बता दिया मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताया, मेल्टिंग पॉइंट इसके, अब मेल्टिंग पॉइंट में बता भी देता हूँ यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या है इसका, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट इसमें जैसे बोरोन तो नेटवर्क सॉलिड है, सबको पता है बोरोन नेटवर्क सॉलिड है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ऐसे याद रखेंगे, बोरोन नेटवर्क सॉलिड है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट तो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा, मतलब अराउंड तुम ये मान के चलना 2450 केल्विन के आसपास, ये इसका बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट है, ये बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट है। और सबसे कम किसका होगा वो भी तुम्हें सब समझ आ गया होगा, क्योंकि गैलियम जो है ऑलमोस्ट लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, गैलियम इज ऑलमोस्ट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट अभी तुम्हें अभी बताया मैंने कितना था, 303 केल्विन के आसपास, 303 केल्विन, हाँ 303 केल्विन के आसपास, 302 303 केल्विन के आसपास ये इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये सबसे कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सबसे कम। तो बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, तो इंडियम का भी ना और एल्यूमिनियम का भी बात करेगा, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम जो है ये कब मेल्ट करेगा, एल्यूमिनियम तो सबने देखा हुआ है, एल्यूमिनियम तो सबने देखा भी हुआ है, एल्यूमिनियम के जो वेसल वगैरह बनवाते हैं, एल्यूमिनियम पुराना हो जाता है तो कई लोग उसके स्टैचूज वगैरह बनवाते हैं या वेसल वगैरह बनाते हैं, तो देखा होगा मेल्ट करते हैं इसको, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है अराउंड 930 केल्विन के आसपास, 930 केल्विन के आसपास इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ज्यादा तो है, ऐसा नहीं कि बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ फिर भी मेटल के अकॉर्डिंग नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नहीं है बहुत कम भी नहीं है। इंडियम की बात करें, इंडियम का 430 है, इंडियम का 430 है। उसके बाद ये आ गया, इसका थोड़ा सा बढ़ेगा, लास्ट में हमेशा बढ़ता है ध्यान रखना, क्योंकि 4f की एंट्री होती है इसमें, इसके अंदर 4f इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री होती है, जेट इफेक्टिव ज्यादा होता है तो थोड़ा सा बढ़ेगा हमेशा, जेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है इसलिए थोड़ा सा बढ़ता है इस केस में, थैलियम के केस में, थैलियम के केस में बढ़ जाता है थोड़ा सा। तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, इसमें होना क्या चाहिए था, मेल्टिंग पॉइंट को रेगुलर डिक्रीज करना चाहिए था, मेल्टिंग पॉइंट को रेगुलर डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन थोड़े से वेरिएशन है इसके अंदर, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड्स डाउन द ग्रुप क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, अट्रैक्शन न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की कम होती जाती है, तो मेल्टिंग पॉइंट कम होने चाहिए, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, लेकिन थोड़े से वेरिएशन है इसके अंदर। तो नेट ऑर्डर अगर तुम चेक करोगे ना, तो बोरोन सबसे ज्यादा, क्योंकि नेटवर्क सॉलिड है, बोरोन सबसे ज्यादा नेटवर्क सॉलिड है, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा थैलियम, फिर इंडियम, फिर आ जाएगा इंडियम, और इंडियम के बाद आ जाएगा गैलियम लीस्ट, गैलियम लीस्ट। तो ये बात, ये ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। बोरोन तो नेटवर्क सॉलिड है, और गैलियम क्यों लीस्ट हुआ है, बोरोन और गैलियम तो याद रहेगा तुम्हें हमेशा, गैलियम का मैंने तुम्हें बता दिया, बोरोन तो ज्यादा है ही, नेटवर्क सॉलिड है, फिर गैलियम लीस्ट है। तो इस चीज को ध्यान रख लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। उसके बाद आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर सबको याद होगा, ये कौन बताएगा आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर, ग्रुप 13 आयनेशन एनर्जी, ग्रुप 13 की आयनाइजेशन एनर्जी, एक बार मेल्टिंग पॉइंट पहले उसको भी देख लेंगे, एक बार जल्दी से उसको भी देख लेंगे पहले, ग्रुप 14 का, ग्रुप 14 के एक तो मेल्टिंग पॉइंट पहले तो ज्यादा होंगे, एक बार सुन लेंगे, ग्रुप 14 के मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होंगे ग्रुप 13 से, पीरियड में जाते हैं तो क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और दूसरा अगर नेटवर्क सॉलिड भी है तो नेटवर्क सॉलिड बनाने की टेंडेंसी भी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड की बात करें अगर, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, तो इसमें से ये तीन तो नेटवर्क सॉलिड्स हैं, ये तीन क्या है, नेटवर्क सॉलिड्स, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा पिछले ग्रुप से। कार्बन का तो पता ही है, डायमंड इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव, क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर आईआईटी में भी पूछा हुआ है, डायमंड इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव, डायमंड यूज्ड एज एन एब्रेसिव मींस यूज्ड फॉर कटिंग टूल्स, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है,
क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट तुम ऐसे याद रख लो, लगभग 4400 केल्विन के आसपास ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है ना। बोरोन का 2300-2400 केल्विन के आसपास था, तो इसका इतना आ जाता है, मतलब उससे 2000 केल्विन ज्यादा है, लगभग उससे 2000 केल्विन ज्यादा। उसके बाद सिलिकॉन भी नेटवर्क सॉलिड है, लेकिन इसका कम है 1700 केल्विन के आसपास, इसका 1700 केल्विन के आसपास है। फिर जर्मनियम भी नेटवर्क सॉलिड है, लेकिन इसका भी कम 1200 केल्विन के आसपास, 1200 केल्विन के आसपास। फिर ये दोनों बहुत कम हो जाएंगे, टिन का और लेड का। लेकिन हाँ, एक मैंने तुम्हें बताया हुआ है, लेड का थोड़ा सा ज्यादा होगा, ये 500 केल्विन के आसपास होगा, तो ये 600 केल्विन के आसपास, ये 500 ये 600। रीजन वही, इसके अंदर 4F की एंट्री, जेड इफेक्टिव ज्यादा, 4F की एंट्री, जेड इफेक्टिव ज्यादा। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा इसके अंदर, ये कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी। मेल्टिंग पॉइंट नीचे आने पर डिक्रीज ही कर रहा है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये बता दिया। अब हम पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, इसी के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी। ग्रुप 13 और ग्रुप 14 की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ऑर्डर? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, क्या ऑर्डर था इसमें? ये तो क्वेश्चन आईआईटी में भी पूछा हुआ है, 2013-2014 में पूछा हुआ, सबको याद होगा ये। बोरोन, हेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। बोरोन का सबसे ज्यादा, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। आंसर देखोगे तो बोरोन का साइज सबसे छोटा, सबसे ज्यादा इसी का होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए था गैलियम का, फिर गैलियम के बाद आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम के बाद किसकी ज्यादा होनी चाहिए, इंडियम की। और थैलियम की होनी चाहिए थी लीस्ट, लेकिन आ गई यहाँ पे। रीजन अपने आप बन जाएगा आंसर देख करके, इसके अंदर 4F की एंट्री, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, इसलिए बोरोन के बाद आ जाता है थैलियम। बोरोन के बाद आ जाएगा थैलियम, सही ना। बोरोन के बाद क्या आ जाएगा, थैलियम। समझ आ गया कि नहीं, ये समझ आ गया? तो ये याद रखना इसके अंदर। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अगले ग्रुप की, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिल, लेड। पहली बात तो ये कि इनकी एनर्जी इस ग्रुप से ज्यादा होगी, 13 ग्रुप से 14 ग्रुप की एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि 14 ग्रुप का साइज छोटा तो एनर्जी ज्यादा। अब इसमें भी ऑर्डर बिल्कुल सेम यही है, ऑर्डर बिल्कुल सेम यही है, कहाँ पे चेंज आएगा, सेशन और टिन और लेड में, टिन और लेड। पीबी की ज्यादा, एसएन की कम। पीबी, क्योंकि पीबी में 4F की एंट्री, जेड इफेक्टिव ज्यादा, पीबी में 4F की एंट्री, जेड इफेक्टिव ज्यादा। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, ये किसका ऑर्डर है, आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब नेक्स्ट आ जाएगा इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। सेम वही ट्रेंड चल रहा है, देखो पहले मैंने क्या बताया, एटॉमिक रेडियाई, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यही तो पढ़ा था हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर। फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, फिर मेल्टिंग पॉइंट वगैरह, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है। तो अभी नोट करेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। अब है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और डेंसिटी रह गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऐसे याद रख लेना, बोरोन की ज्यादा होती है, 2 होती है, मैंने कुछ बताया भी होगा तुम्हें, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, नियम, थैलियम। बोरोन की 2 दी गई है पॉलिंग स्केलर वैल्यू, इसकी 2 दी गई है। फिर उसके बाद ना 1 कम तो होगी, मेटल है, ये तो मेटल है तो कम होगी। उसके बाद ना इंक्रीज करती है, बोलेंगे वही कि डी और एफ की एंट्री, जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन जो है बढ़ जाती है, फिर ना बढ़ती है 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, फिर बढ़ती है। तो इसलिए इसको ऐसे याद रखना, इसको ऐसे याद रख लेंगे क्या, कि यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और यहाँ पे जेड, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और जेड, और ये कुछ ऐसे है, ये इसके बाद इस तरीके से। बस बोरोन की सबसे ज्यादा, ये बोरोन है, ये एल्यूमिनियम, फिर इंक्रीज, मैंने इंक्रीज थोड़ा ज्यादा दिखा दिया। फिर यहाँ पे आ जाएगा थैलियम, इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आएगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा, थोड़ा नीचे रहेगा, मतलब कुछ ऐसे मान लो। ये ऐसे, यहाँ थैलियम आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ऐसे तुम्हें याद रहेगा, कर्व की फॉर्म में बना दिया ताकि तुम्हें याद रहे। बोरोन, फिर एल्यूमिनियम कम, फिर थैलियम तक इंक्रीज करेगा, थैलियम तक फिर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक है ग्रुप। रीजन, अब देखो आंसर तो तुम्हें याद करना है, रीजन उसके बाद देख के बन जाएगा, उसके बाद बन जाएगा। और इसके अंदर क्या है, कार्बन वाले ग्रुप में, इसमें ऑलमोस्ट कांस्टेंट है नीचे आने पर, ऑलमोस्ट कांस्टेंट।
इसकी ज्यादा पहले, कार्बन की तो बहुत ज्यादा, कार्बन की ये आ गया ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर, कार्बन की तो 2.5 होती है, 2.4 या 2.5 ये कार्बन, फिर डिक्रीज करेगी और उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट, लास्ट में जाके बहुत हल्का सा इंक्रीज, क्योंकि 1.8 रहती है सबकी, 1.8, बस ये 1.9 हो जाती है किसकी, लेड की हल्की सी बढ़ जाती है, वही एफ की एंट्री, लेड की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 1.9 हो जाएगी, 1.9, बाकी कांस्टेंट ही रहती है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नीचे आने पर डिक्रीज करनी चाहिए, डिक्रीज कर रही है, लेकिन बाद में यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो गई, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, डी और एफ की एंट्री हो रही है, डी और एफ की एंट्री हो रही है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। डेंसिटी, डेंसिटी डेंसिटी पता ही है, मैंने बता रखा तुम्हें, डेंसिटी ग्रुप में जाने पर क्या करती है, हमेशा इंक्रीज, डेंसिटी ग्रुप में जाने पर क्या करती है, ऑलवेज इंक्रीज। जैसे अगर हम ग्रुप 1 और 2 की बात करूं तो तुम सबको याद होगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, नियम, थैलियम, उसमें क्या था, पोटेशियम एक्सेप्शन था, लिथियम से लेकर सीजियम तक डेंसिटी बढ़ती है, बट पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। मैंने उसका एक रीजन भी दिया था, तब ध्यान हो तुम्हें तो। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं ग्रुप 2 की, तो उसमें बेरिलियम से कैल्शियम तक डिक्रीज करती है, बेरिलियम से कैल्शियम तक डिक्रीज करती है, कैल्शियम की लोएस्ट डेंसिटी है, उसके बाद इंक्रीज कर रही थी, उसमें उसके बाद इंक्रीज कर रही थी। इसमें बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, नियम, थैलियम, इसमें डेंसिटी नीचे जाने पर इंक्रीज ही करती है, डेंसिटी नीचे जाने पर इंक्रीज ही करती है, मतलब जैसे इसकी 2.4 है तो 2.5 हो जाती, 2.7 हो जाती है, बढ़ती बढ़ती जाएगी डेंसिटी बढ़ती जाती है। कार्बन वाले ग्रुप की बात करें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो इस केस में डेंसिटी बस यहाँ कार्बन और सिलिकॉन में डिक्रीज करती है, उसके बाद इंक्रीज करती है, कार्बन सिलिकॉन में डिक्रीज करती है, उसके बाद ये इंक्रीज करती है। मतलब कार्बन की डेंसिटी 3.5 के आसपास है, तो इसकी हमारी डेंसिटी हो जाती है 2.3 के आसपास, और उसके बाद ज्यादा होती है 5, सीधा 5.3, 7.3 इस तरह से चलती है, और बाद में 10 से ऊपर, अब ग्रेटर देन 10 हो जाती है, ग्रेटर देन 10, तो ये ऑर्डर आ जाएगा डेंसिटी का। मतलब इसमें भी इंक्रीज ही है, नीचे आने पर डेंसिटी इंक्रीज होगी। सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, लेड की, ग्रेटर देन 10 है, 11-12 के बीच में होती है कुछ, तो ये डेंसिटी आ जाती है इस तरीके से। तो डेंसिटी इंक्रीज ही है, दोनों केस में इंक्रीज है डेंसिटी, बस सिलिकॉन की डेंसिटी कम हुई है यहाँ पे, सिलिकॉन की लीस्ट डेंसिटी, बाकी डेंसिटी भी इंक्रीज कर रही है इसके अंदर। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की यहाँ पे, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस कर ली है। तो नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। अब आएगा यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज, अब यहाँ पे आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते थे हमेशा, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर पढ़ा, जैसे लास्ट टाइम पढ़ा क्या, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, पहले रिएक्शन विद एयर, फिर रिएक्शन विद वाटर, फिर रिएक्शन विद हेलोजेंस, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर डिसॉल्विंग इन लिक्विड अमोनिया, ये और फिर रिएक्शन विद हाइड्रोजन, यही पढ़ा था हमने इसके अंदर। तो इसमें हमें पढ़ना है रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एसिड एंड एल्कली, रिएक्शन विद हेलोजेंस, ये 3 पढ़नी है प्रॉपर्टी। और उसमें भी हम बोरोन और एल्यूमिनियम पे ही एम्फसाइज करेंगे, उसमें भी बोरोन एल्यूमिनियम पे ही एम्फसाइज करेंगे, बाकी डिटेल नहीं है कोर्स में इसके अंदर, या है भी तो बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है उसके अंदर, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट हम नोट करेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, मैंने बता दिया है, चलो यही नोट करते हैं। पहला रिएक्टिविटी, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर। तो रिएक्शन विद एयर एंड वाटर में बोरोन जो है, बोरोन होता है वो क्रिस्टलाइन बोरोन स्पेशली, वो अनरिएक्टिव होता है। क्रिस्टलाइन बोरोन जो है वो इनर्ट होता है, क्रिस्टलाइन बोरोन क्या होगा, इनर्ट होता है। और एल्यूमिनियम, बोरोन और एल्यूमिनियम की बात करें तो बोरोन है नेटवर्क सॉलिड, सो इसलिए, और एल्यूमिनियम के ऊपर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर, तो इसलिए ये दोनों क्या है, डू नॉट, नो रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, नो रिएक्शन विद एयर एंड H2, दोनों के साथ कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन विद एयर एज वेल एज वाटर, बोरोन और एल्यूमिनियम दोनों की। लेकिन अगर एमॉर्फस फॉर्म में होंगे, यानी पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं इसको, तो रिएक्शन दोनों शो करते हैं।
तो रिएक्शन दोनों शो करते हैं। अगर एमोर्फस बोरोन और एल्यूमिनियम ले लेंगे तो हीटिंग करने पर और हीट भी करने पर साथ में दोनों के दोनों रिएक्शन शो करेंगे। बोथ विल शो रिएक्शन अपॉन हीटिंग। एमोर्फस बोरोन, ध्यान रखना एमोर्फस बोरोन की प्रिपरेशन कैसे होती है वो भी नोट कर लेंगे। बोरोन के 2 इलेक्ट्रोप्स हैं, बोरोन के 2 इलेक्ट्रोप्स हैं, एक एमोर्फस एक क्रिस्टलाइन, एक एमोर्फस एक क्रिस्टलाइन। तो ये जो इलेक्ट्रोप्स हैं दोनों, ये दोनों इलेक्ट्रोप्स हैं। जो एमोर्फस बोरोन जो है इट इज मोर रिएक्टिव, एमोर्फस बोरोन क्रिस्टलाइन बोरोन, दिस इज मोर रिएक्टिव। मैं अलग से लिख देता हूं उसको, मोर रिएक्टिव। प्रिपरेशन भी करें इसकी तो B2O3 में ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे हुए क्वेश्चन, किससे एमोर्फस बोरोन मिलता है, किससे क्रिस्टलाइन बोरोन मिलता है। B2O3 में अगर मैं सोडियम डाल दूं या मैग्नीशियम डाल दूं, सोडियम डाल दूं या मैग्नीशियम डाल दूं तो मिलेगा हमें एमोर्फस बोरोन। क्या मिलेगा? 2B+। अगर मैंने डाला है Na तो Na2O, अगर मैंने डाला है Mg तो MgO, तो MgO। अब एक बात ध्यान देंगे कि इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी इस रिएक्शन में, जो ये बना है एमोर्फस, दिस इज कॉल्ड एज एमोर्फस बोरोन। ये जो बना है एमोर्फस बोरोन, ये एमोर्फस बोरोन है। अच्छा, इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज, चलो तुम खुद सोच के बताना। अब दूसरा मैं क्रिस्टलाइन बोरोन बना रहा हूँ, B2O3 में डाल दिया एल्यूमिनियम, तो बनना 2B+Al2O3। 2B+Al2O3, बताओ किसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, इस रिएक्शन में या इस रिएक्शन में? सोच के देना आंसर, किस किस में एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी। बोलो किसमें एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, फर्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में? नाम बोलेंगे पहले फिर आंसर करना। नहीं पता, चलो उसको नहीं पता तो एक बार सोच के बोलेंगे। किसी को बोलना है 12th वाले बच्चों में से? चलो ये होता है ना, Na2O, MgO, Al2O3, इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है? इन तीनों का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? बोलो। ये तो मैंने बता रखा है, 10th वाले बच्चों ने भी क्लास अटेंड की है वाली, ये 10th वाले बच्चों ने भी क्लास अटेंड की है। नहीं बता, चलो देखेंगे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। किसी को बोलना है आंसर? Al2O3, MgO, Na2O, Al3+O2- लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा, Al3+O2- लैटिस एनर्जी क्या होगी इसकी? बहुत ज्यादा होगी। समझ गया कि नहीं है?
Al3+ और O2-, लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल है। जब ये बहुत ज्यादा स्टेबल है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इसमें डेल्टा एच क्या होगा इसका, बहुत नेगेटिव। इसलिए जो बोरोन मिलता है यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। हीट रिलीज बहुत ज्यादा हो रही है, हीट रिलीज बहुत ज्यादा हो रही है, गैप कम रहते हैं, एकदम स्ट्रक्चर जो है इसका, स्ट्रक्चर जो है इसका प्रॉपर रहता है, बिल्कुल प्रॉपर अरेंजमेंट होता है इसके बोरोन के एटम्स का। तो ये क्रिस्टलाइन मिलता है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि Na2O MgO ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो एनर्जी रिलीज कम होगी, एनर्जी रिलीज डेल्टा एच कम नेगेटिव होगा, इस वजह से ऐसा होता है। तो ये यार ना क्रिस्टलाइन बोरोन कैसे मिला है, और एमोर्फस ये ज्यादा स्टेबल, एनर्जी रिलीज ज्यादा हुई, गैप कम, प्रॉपर अरेंजमेंट, इसलिए बोरोन क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और ऊपर एमोर्फस फॉर्म में। ऊपर किस फॉर्म में, एमोर्फस फॉर्म में। तो ये बस एमोर्फस बोरोन इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होता है, एमोर्फस बोरोन इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होता है। बोरोन की रिएक्शंस क्यों नहीं होती, बोरोन की रिएक्शंस क्यों नहीं होती वाटर के साथ या एयर के साथ, किस वजह से, क्योंकि ये नेटवर्क सॉलिड है। ऐसे ही नेटवर्क सॉलिड मैंने अभी 3 और बताए थे, कौन कौन से थे, 3 नेटवर्क सॉलिड और बताए थे, कौन कौन से थे वो, CSIGE। हाँ, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसलिए वो तीनों भी एयर से रिएक्ट नहीं करते, वो सॉरी वाटर से रिएक्ट नहीं करते, वो तीनों नेटवर्क सॉलिड है, इसलिए वो तीनों भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो तीनों भी वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं, एयर से तो रिएक्ट करते हैं। कार्बन तो रिएक्ट करता है, थोड़ा सा हीट कर देंगे उसको, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, CO और CO2, CO और CO2। ऐसे ही सिलिकॉन भी रिएक्ट करेगा एयर के साथ, SiO SiO2, जर्मेनियम भी रिएक्ट करेगा, टिन भी रिएक्ट करेगा, और लेड भी रिएक्ट करेगा, सब बनाएंगे ऑक्साइड्स, सब क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स। तो एक बार नोट कर लेंगे, ये मैंने यहाँ पे बता दिया तुम्हें, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर, एयर और वाटर से रिएक्शन होगी तो एमोर्फस बोरोन अगर एमोर्फस बोरोन है, O2 से रिएक्ट करके B2O3 बनाएगा। एयर में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा तो Bn बनाएगा, Bn। ध्यान रखना, Bn बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। Bn जो है ये, इसको हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। इसको ज्यादा हीट करेंगे, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका, ये याद रख लेना, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट है और स्ट्रक्चर इसका हेक्सागोनल होता है। और इसको मैं अगर ज्यादा हीट कर दूंगा, ये Bn होल एक्स होता है एक्चुअली, इसको मैं ज्यादा हीट कर दूंगा 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो ये दे देगा Bn होल एक्स ही होता है, Bn नहीं देगा, और इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक डायमंड, इनऑर्गेनिक डायमंड, इनऑर्गेनिक डायमंड बोलते हैं, और इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। इसको मैं आगे बताऊंगा, इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये बोरोन की रिएक्शन होती है ऐसी, एल्यूमिनियम अगर रिएक्ट करेगा O2 के साथ तो बनाएगा Al2O3 हीट करने पर एमोर्फस फॉर्म में, और नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है तो बनाएगा ALN, ALN, सही ना, ALN। और ऐसे ही बाकी, और ALN का हाइड्रोलिसिस होता है तो सबको पता है क्या मिलता है, ALO और NH3, सही ना। तो ये सब मिल जाते हैं, और इसमें इनका नेचर क्या होगा, नेचर क्या होगा, जैसे अगर मैं बात करूं B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3, इनमें क्या नेचर होगा, नेचर क्या होगा इनके ऑक्साइड्स का, ये तो एसिडिक, नॉन मेटल की ऑक्साइड क्या होती है, एसिडिक, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक, नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर आ रहा है, ये दोनों एम्फोटेरिक याद कराया हुआ पूरा, एम्फोटेरिक, सुनो जनाबे आली, वे सब पंजाबी, तो क्या बताया था, मन से गाते हैं ऐश करते हैं, ध्यान आ गया कि नहीं है, तो ये एम्फोटेरिक वाले थे। और इंडियम और थैलियम, इंडियम और थैलियम दोनों बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स, ये क्या है, बेसिक ऑक्साइड्स। तो ये इस चीज को भी याद रख लेंगे, नीचे आने पर बेसिक रेक्टर बढ़ता है, जैसे मेटल की ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक, मेटल की ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक। तो ये याद रखना इसके अंदर, मेटल की ऑक्साइड बेसिक होगी और नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक होगी। रिएक्शन विद एयर एंड वाटर हमने पढ़ लिया यहाँ पे, रिएक्शन विद एयर एंड वाटर। सेम रिएक्शन में बता देता हूँ तुम्हें एक बार, एयर और वाटर के साथ ही, एयर और वाटर के साथ किसकी, कार्बन वाले ग्रुप की, कार्बन वाले ग्रुप की, कार्बन वाला ग्रुप आता है एयर के साथ रिएक्ट करेगा, अगर लिमिटेड O2 में हीट करेंगे अगर,
लिमिटेड O2 में अगर हीट करेंगे तो CO, O2 अगर एक्सेस में हीट करेंगे तो CO2, तो CO2, CO तो CO और CO2 दोनों पता है, CO तो पॉइजनस गैस होती है, CO2 ग्रीन हाउस गैस होती है, CO नहीं है ग्रीन हाउस गैस, CO2 ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट में यही गैस होती है, हीटिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग जिसकी वजह से होती है। तो ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूं, कार्बन का सिलिकॉन आ गया। सिलिकॉन जो है, ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, O2 के साथ करते हैं हाई टेम्परेचर पे, बहुत हाई टेम्परेचर, तो बनाता है SiO, और O2 के साथ एक्सेस में इतना हाई टेम्परेचर नहीं होता तो होता है SiO2, तो SiO2 बनता है, 3D सॉलिड होता है ये। इसका क्वेश्चन मैंने तुम्हें कराया था, याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। CO2 इज गैस, CO2 इज गैस बट SiO2 इज 3D सॉलिड। याद आ गया क्वेश्चन कि नहीं है? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन दोनों छोटे, दोनों आपस में p पाई मल्टीपल बॉन्ड बना देंगे, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स मिलेंगे CO2 के, उनके बीच में वीक वंडल फोर्सेस, ये मैंने पहले कराया हुआ क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन जो नीट में आया था, क्वेश्चन था CO और SiO में से विच इज मोर स्टेबल एंड व्हाई। CO और SiO 2004 का क्वेश्चन है नीट का ये, CO SiO which is more stable and why। CO SiO which is more stable and why, क्या आंसर आएगा? मोर स्टेबल इज CO, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन दोनों छोटे, ये तो पता ही एग्जिस्ट ही ये करता है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों छोटे तो क्या बनाएंगे आपस में p पाई मेटल बॉन्ड बना लेंगे। सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ p पाई मेटल बॉन्ड्स नहीं बना पाता, सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ p पाई मेटल बॉन्ड नहीं बना पाता क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा है, इसलिए दिस इज मोर स्टेबल, CO इज मोर स्टेबल। ऐसे ही बोल दिया मैंने। CN CP, CN आयन CP नेगेटिव आयन विच इज मोर स्टेबल, CN नेगेटिव आयन CP नेगेटिव आयन विच इज मोर स्टेबल, सेम वही आंसर CN, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन दोनों छोटे, ये आपस में क्या बना लेंगे p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, p पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। ऐसे ही कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम की रिएक्शन, जर्मेनियम बनाएगा O2 के साथ लिमिटेड अमाउंट में GeO, लिमिटेड अमाउंट में क्या बना देगा GeO, और एक्सेस में क्या बना देगा GeO2। ऐसे ही हमारे क्या बनेंगे SNO2, ऐसे ही क्या बनेगा PbO2। बताओ, मैंने बहुत सारे दे दिए, इसमें से कौन से एम्फोटेरिक हैं? बहुत सारे दे दिए मैंने यहाँ पे, कौन कौन से हैं जो एम्फोटेरिक, ये दो एम्फोटेरिक हैं, ये दोनों एम्फोटेरिक हैं, ये दोनों एम्फोटेरिक हैं, या ये एम्फोटेरिक है? बताओ कौन से एम्फोटेरिक है इनमें से? फास्ट बोलेंगे, टाइम होने वाला है सब। कौन से एम्फोटेरिक है? SN और P। ये चारों एम्फोटेरिक हैं। आज 12th वाली क्लास नहीं होगी, आज 12th वाली अभी न्यूमेरिकल्स कराने में नेक्स्ट टाइम कराऊंगा, न्यूमेरिकल अभी नहीं होगी क्लास कोई, होगी तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा अगर होगी कोई क्लास। SNO SNO2 PbO इसमें से ये चारों एम्फोटेरिक है, टिन और लेड। और एम्फोटेरिक वाली जो मैंने बताया अभी वही, सुनो जनाब, ये वाली जो ट्रिक है वो बता रखी है, उससे निकालेंगे, निकल जाएगा आंसर। ये चारों के चारों एम्फोटेरिक है, क्लियर? ये चारों एम्फोटेरिक है। CO न्यूट्रल, CO क्या है? न्यूट्रल। और CO2 SiO2 GeO ये एसिडिक माने जाते हैं। CO न्यूट्रल होता है, पता है, CO NO N2O, ध्यान है तीनों, यही तीनों न्यूट्रल कंपाउंड्स हैं गैसेस में, ओनली दीज थ्री आर न्यूट्रल गैसेस, सही ना? ये तीनों नहीं, अभी रिजॉइन नहीं करना, अभी श्रेया इतना ही पढ़ना है अभी। तो मैंने रिएक्शन विद एयर बता दिया, रिएक्शन वाटर उसका। और कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ध्यान रखना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, रिएक्शन विद वाटर में कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम वाटर से रिएक्ट नहीं करते क्योंकि नेटवर्क सॉलिड है। टिन रिएक्ट करता है H2 स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान रखना, SNO2 और H2 बनाता है। और Pb प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है, इसलिए रिएक्ट नहीं करता वाटर से, नो रिएक्शन, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर है इसके सरफेस पे, इसलिए। तो रिएक्शन विद वाटर भी बता दिया आपको, सही ना? यहां तक करना है।